नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अब तक 260 भारतीय सहित 550 लोग निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.6% हुई। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार जल्दी ही अपने संविधान को जाने कार्यक्रम शुरू करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों की कल गुवाहाटी में बैठक। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भारत ने पदक सुनिश्चित किया। भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल सेमीफाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में लीड्स में तीसरे टेस्ट में दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट पर 101 रन बनाए। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अफगानिस्तान के संकट पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण, समृद्ध और लोकतांत्रिक देश बना रहे। Our primary focus and continues to be on Indian nationals. I think that was important. We had issued a number of advisories to Indians to leave. Nevertheless, some Indians remained there even after our embassy personnel were brought back. In addition to that, we were able to bring out some Afghan nationals as well as nationals from some other countries. श्री बागची ने बताया कि अफगानिस्तान में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वहां किसकी सरकार बनेगी। श्री बागची ने बताया कि अब तक 550 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया है। करीब 550 से ज्यादा टोटल लोगों को लाया गया है। 6 फ्लाइट्स हुई उसमें। ये 550 में से करीब 260 के ऊपर भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा हमारे एम्बेसी के जो लोग काम करते थे काबुल में, उनको भी लाया गया। और इसके अलावा अफगान नेशनल्स जो थे और थर्ड कंट्री में भी कुछ लोग थे। इवैक्यूएशन के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स से क्लोज कोऑर्डिनेशन उनके साथ रहा और बाकी देशों में तजिकिस्तान के साथ दुशानबे एयरपोर्ट से हमने यूज किया और कुछ कंट्रीज के साथ ओवरफ्लाइट और बाकी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी, जैसे ईरान भी है, उज्बेकिस्तान। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। सरकार ने भारत आने वाले अफगानियों के लिए 6 महीने के इमरजेंसी वीजा की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक विशेष अफगान नागरिक को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अफगानिस्तान में कल शाम काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 विस्फोटों में 13 अमरीकी सैनिक सहित 85 लोगों की मौत हो गई। आईएसआईएस खोरासान ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे इन हमलों के जिम्मेदार लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये हमले आईएसआईएस खोरासान ने ही किया है। काबुल स्थित अमरीकी दूतावास ने अमरीकी नागरिकों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे की तरफ न जाएं। फ्रांस के राजदूत ने भी अपने नागरिकों को हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र से निकल जाने को कहा है। भारत ने काबुल में हुए बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इस हमले की तीखी आलोचना की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पंजाब में अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार के विभिन्न विकास उपायों को भी उजागर किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 79,48,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान 44,658 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। संक्रमण की दर 1.06% रह गई है। स्वस्थ होने की दर 97.6% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 59 करोड़ 86 लाख कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त 17,64,000 से ज्यादा टीके जल्द ही राज्यों को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए टीकों में 4 करोड़ 5 लाख से अधिक डोज भी उनके पास उपलब्ध हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कक्षा 9 से 12 के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। श्री सिसोदिया ने कहा कि स्कूलों में पठन पाठन के अलावा ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों के 98% शिक्षकों और कर्मियों को कोविड के टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इससे पहले आज दिन में एक बैठक में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की सिफारिश की थी। तमिलनाडु सरकार स्कूल शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने कहा कि निर्णय इसलिए लिया गया है कि राज्य में 1 सितंबर से स्कूल फिर से खोले जाएंगे। बिहार में अब तक 3 करोड़ 39 लाख 73 हजार लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 5 सितंबर तक शिक्षकों सहित 50 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच 7 लाख 15 हजार रोगी संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर 1% से भी कम रह गई है। किशनगंज, मधुबनी और गया सहित राज्य के 38 जिलों में से 28 में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। लखनऊ में आज सुबह कैप्टन मनोज कुमार पांडेय सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिक स्कूल में छात्राओं के प्रवेश का रास्ता साफ होना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। सैनिक स्कूल अर्थात न केवल शिक्षित बल्कि अनुशासित नागरिक। ये अनुशासित नागरिक की जो कल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी के मस्तिष्क में रही होगी, उसके लिए मैं आज उनकी स्मृति को नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। इसके लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा उनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और उनकी पूरी जो टीम है, उनकी मैं सराहना करता हूं। आज शाम लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को टीका नहीं लग जाता। उन्होंने डॉक्टरों से टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। छात्र डॉक्टरों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमें बिना ढिलाई किए सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि मास्क और सामाजिक दूरी रक्षा का सबसे पहला उपाय है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने 61 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करके अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है और सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड रोगियों की समर्पित देखभाल के लिए कई सुविधाएं तैयार की हैं।
उन्होंने राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के कदम की सराहना की। The world continues to grapple with the pandemic. In our fight against the coronavirus, medical institutions like yours have worked relentlessly. The government of Uttar Pradesh too has supported and created facilities like the Rajdhani Corona Hospital for dedicated care of COVID-19 patients. I am told that the laboratory in your institute tested samples from more than 30 districts of Uttar Pradesh, and it has carried out about 20 lakh RT-PCR tests by now. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अगर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर लेता है तो एक महाशक्ति बन सकता है। वे आज पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अनुसंधान और नवाचार में प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने अनुसंधान और नवाचार में प्रगति के लिए कई पहल की हैं। इन्हें सैन्य बलों, उद्योग जगत और शिक्षा शोध क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों से शुरू किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि नई प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकुनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकुनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकुनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अब तक 260 भारतीयों सहित 550 लोग निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.6% हुई। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार जल्द ही अपने संविधान को जाने कार्यक्रम शुरू करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों की कल गुवाहाटी में बैठक। टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भारत ने पदक सुनिश्चित किया। भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल सेमीफाइनल में पहुंची और क्रिकेट में लीड्स में तीसरे टेस्ट में दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार जल्दी ही अपने संविधान को जाने कार्यक्रम शुरू करेगी। आज नई दिल्ली में चित्रांजलि एट 75 शीर्षक से 2 प्रदर्शनियों का उद्घाटन करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि देश के सभी लोगों को अपने संविधान के बारे में जरूर जानना चाहिए। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। चित्रांजलि एट 75 प्रदर्शनी के बारे में श्री ठाकुर ने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब है और भारतीय सिनेमा ने समाज सुधार के संदेश को जनता तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने और आने वाले 25 वर्षों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। भारत देश 2047 में दुनिया के सामने
जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज द मंजिल, दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, ये हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए। आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने में पूर्वोत्तर के सभी राज्य सहयोग कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय कल एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्री भाग लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस सम्मेलन में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है और परंपरागत पद्धतियां प्रचलित हैं, जो आयुष चिकित्सा पद्धति को मजबूती प्रदान करती हैं। ये महसूस किया गया है कि आयुष पद्धतियों को दक्षता से मुख्य धारा में लाया जा सकता है और पूर्वोत्तर राज्यों में इन्हें अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। वर्तमान में श्रीलंका पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान आयुर्वेद और होम्योपैथी शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में कार्यरत है। भारत अगले महीने की 3 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा। इसे वर्चुअल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित किया जाएगा। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के निदेशक डॉक्टर आशीष लेले ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में भावी कार्यनीतियों के संदर्भ में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कई शोधकर्ताओं ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सरकार ने एक संदेश को फर्जी करार दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 2% ब्याज दर पर 1 से 5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि ये संदेश वित्तीय धोखाधड़ी का एक प्रयास है। ऐसे संदिग्ध लिंक या प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का आग्रह किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि सूचना की व्यापकता और तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन युद्ध के चरित्र को बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से बिना संपर्क के युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। नई दिल्ली में एक समारोह में जनरल रावत ने कहा कि इसमें सूचना संचालन, बौद्धिक संपदा की अधिकारों की चोरी, आर्थिक प्रलोभन, चतुराई भरा प्रचार और अपने कार्यों को सही ठहराने के लिए फर्जी समाचार प्रसारित करना भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 200 से अधिक सांसदों का अध्ययन दौरा लद्दाख के विकास गतिविधियों की योजना बनाने में सहायक होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायती राज संस्थानों के लिए आउटरीच और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री बिरला ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की 13 संसदीय समितियों ने इस क्षेत्र में विकास की विभिन्न संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों की अध्ययन रिपोर्टों पर चर्चा की जाएगी ताकि लद्दाख के लिए सर्वोत्तम योजनाएं तैयार की जा सके। श्री बिरला ने कहा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों में 3 स्तरीय लोकतांत्रिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलिस में सीधी भर्ती के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को 2 से लेकर 5% तक बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। ये निर्णय पुलिस में स्थानीय युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए बोनस अंक देने की व्यवस्था पहले से ही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात कर रहे हैं 1942 की। दिन 8 अगस्त। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने संपूर्ण आजादी की मांग रखी और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अगले ही दिन कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए और कुछ भूमिगत हो गए। देश भर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। बहुतों ने बरसों जेल में गुजारे और जनता से उनका नाता टूटा रहा। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस के खुफिया रेडियो ने कमान संभाली। वो भूमिगत रेडियो स्टेशन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 3 महीने तक चलता रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आवाज बना रहा। इसे बंबई में अलग अलग स्थानों से संचालित किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्य उषा मेहता ने किया। महान स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता ने हैम रेडियो ऑपरेटर्स के सहयोग से ये जिम्मेदारी निभाई। 27 अगस्त 1942 को कांग्रेस के खुफिया रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और उद्घोषक डॉक्टर उषा मेहता की आवाज गूंजी। ये कांग्रेस रेडियो है। 42.34 मीटर पर आप हमें भारत में किसी जगह से सुन रहे हैं। I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India, but really we were operating it from Bombay. कांग्रेस रेडियो के संचालन में उषा मेहता के साथी थे विट्ठलदास खाकर, चंद्रकांत झावेरी और बाबूभाई ठक्कर। इसके लिए मुंबई में शिकागो रेडियो के नाड़िक मोतवाड़े ने तकनीशियन और उपकरण उपलब्ध कराए। राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन और पुरुषोत्तम टीकमदास जैसी हस्तियां भी कांग्रेस रेडियो से जुड़ी रहीं। Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die. We thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station. आज ही के दिन 1781 में मैसूर के हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ ही पोलीलूर के युद्ध में मोर्चा संभाला। हैदर अली की सेना ने अंग्रेजों की सेना को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कांचीपुरम उनके हाथ से निकल गया। पोलीलूर का युद्ध दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ही हिस्सा था, जिसमें 1780 से 1784 तक ब्रिटिश सेना का सामना हुआ था मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र और कैदी लौटा दिए। इस युद्ध के दौरान मैसूर की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर मैसूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं।
हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 354 रन की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 432 रन बनाकर आउट हो गई। ताजा समाचार मिलने तक दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक पक्का हो गया है। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के क्लास 4 वर्ग में भवेनाबेन हसमुख भाई पटेल ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में कल उनका मुकाबला चीन की मायू झांग से होगा। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भवेनाबेन ने सर्बिया की पेरिक रेंकोविक को 3-0 से पराजित किया। पुरुषों के शॉटपुट F55 श्रेणी के फाइनल में हार के साथ टेकचंद की चुनौती समाप्त हो गई है। तीरंदाजी में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत ओपन राउंड में राकेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि श्याम सुंदर स्वामी का स्थान 21वां रहा। ज्योति बालियान महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में 15वें स्थान पर रही। पावर लिफ्टिंग में भारत की सकीना खातून को 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। तैराकी में सुयश जाधव 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले SM7 में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटॉक, अगरतला और पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गुवाहाटी में तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इम्फाल में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 56,125 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16,705 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 73.69 पैसे दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य 47,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 63,150 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $72.30 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ब्रिक्स देश गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए 2030 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणीय भूमिका निभाने की स्थिति में हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब तक 260 भारतीय सहित 550 लोग निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पंजाब के अमृतसर में पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग स्मारक परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 62 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.6% हुई। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान चरणबद्ध तरीके से 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा,
सरकार जल्दी ही अपने संविधान को जाने कार्यक्रम शुरू करेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों की कल गुवाहाटी में बैठक और टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भारत ने पदक सुनिश्चित किया। भाविनाबेन हसमुखभाई पटेल सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।